हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेआरएफ स्टेशन पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे जो यूजीसी नेट जून 2025 है उसके पेपर 2 कॉमर्स के फर्स्ट यूनिट में कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो उस यूनिट में आज हम करेंगे कि मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, कि हमारे जो डिफरेंट मोड्स होते हैं कि एक इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट में है उसमें अगर हमें एंटर करना है किसी कंपनी को तो क्या क्या मोड्स को फॉलो कर सकती है। तो आज हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम देखेंगे कि एफडीआई क्या होता है, एफडीआई के टाइप्स क्या होते हैं, उसकी फॉर्म कितनी तरह की होती है और कौन कौन से सेक्टर है जहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड है, कितनी हमारी परमिशन है कि इस सेक्टर में इतनी एफडीआई गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड है। तो आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं ये सारे टॉपिक्स, तो आप हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो आज हम करेंगे कि फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो एफडीआई है उसके मेथड क्या होते हैं। मेथड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एफडीआई होती क्या है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरीके की हो सकती है, जैसे एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में या फिर कोई एक इन्वेस्टर दूसरे की इन्वेस्टर में कोई कंपनी में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। किस पर्पस से इन्वेस्ट करता है, ताकि वो उस कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल और कंप्लीट ओनरशिप को क्या कर सके, एक्वायर कर सके। जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो एक इन्वेस्टर होता है वो उस कंपनी में इस पर्पस से इन्वेस्ट करता है ताकि क्या वो उसको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो मेन क्या है इनमें डिफरेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो हम क्या करते हैं, ओनरशिप और जो कंट्रोल है कंपनी का उस इन्वेस्टर के पास आ जाता है जिसने उसमें क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जबकि एफपीआई में कोई कंट्रोल और कोई ओनरशिप क्या है, ट्रांसफर नहीं होती उस इन्वेस्टर के पास। तो ये था हमारा एफडीआई और एफपीआई का कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास दो तरीके की हमारी क्या होती है, टाइप्स होती है एफडीआई के। एफडीआई में फर्स्ट आता है हमारा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रीनफील्ड एफडीआई। तो इसमें अगर बात करूं कि क्या होता है, कंपनी स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब यह है कि वो शुरू से क्या करती है, अपना बिजनेस शुरू करती है। मतलब क्या है, वो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या करती है, एंटर कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो क्या करेगी, बिल्कुल शुरुआत से क्या करेगी, एंट्री करेगी। इसमें क्या होता है, कंपनी एस्टैब्लिश न्यू फैसिलिटीज इन अनदर कंट्री टू गेन फुल कंट्रोल। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का जो मेन फीचर ये है कि ये कंपनी क्या करती है, दूसरी में इन्वेस्ट करती है, क्या करने के लिए, दूसरी कंट्री में जाकर क्या करती है, पूरे के पूरे बिजनेस को सेटअप करती है और उस बिजनेस के ऊपर उसका क्या होता है, फुलर कंट्रोल होता है और फुलर ओनरशिप क्या होती है, उसके पास होती है। ये होती है हमारी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई। अगर मैं बात करूं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट की, इसमें क्या होता है, कंपनी क्या है, जाके नई बिजनेस को सेटअप नहीं करती, ना ही वो क्या करती, फुल ओनरशिप अपने पास रखती है। वो क्या करती है, धीरे धीरे एंटर करती है फॉरेन मार्केट में। इसमें क्या करेगी, जैसे वो क्या है, ऑलरेडी जो वहां पर कंपनी है उनके साथ मर्ज कर सकती है या फिर जॉइंट वेंचर कर सकती है, एक्विजिशन कर सकती है। तो क्या करती है वो, यहाँ पर न्यू फैसिलिटीज या न्यू बिजनेस सेटअप करने की बजाय जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं या तो उनको लीज पर ले लेती है या फिर वो उनको एक्वायर कर लेगी या फिर उनके साथ मर्ज हो जाती है। तो ये थे हमारे टाइप्स की जो हमारी एफडीआई है या उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट में अगर बात करूं अब एफडीआई के रूट क्या क्या है, कि किस रूट के थ्रू हमारे देश में एंटर होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें तीन कैटेगरीज आ जाती है हमारे पास। एक तो कैटेगरी 1 होती है जिसमें क्या होता है, 100% एफडीआई परमिटेड होती है थ्रू गवर्नमेंट या फिर ऑटोमेटिक रूट। इसमें फर्स्ट में तो क्या देखते हैं हम, ऑटोमेटिक रूट देखते हैं। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि ना तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की जरूरत, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की जरूरत। आप सीधा जाकर वहां पर क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस कंपनी के अंदर। जबकि मैं अगर बात करूं कैटेगरी 2 की, उसमें अप टू 100%। इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 100% है और यहाँ पर अप टू 100 मतलब 60% हो सकता है, 50% हो सकता है, 70 हो सकता है। तो क्या है, वो परमिटेड होता है थ्रू ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ऑटोमेटिक रूट जैसे मैंने बताया, ना आरबीआई की परमिशन की जरूरत, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत है। अगर मैं बात करूं कैटेगरी 3 की, उसमें क्या होता है, 100% अप टू एफडीआई क्या होती है, परमिटेड होती है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू और प्लस क्या है, गवर्नमेंट रूट के थ्रू। मतलब क्या है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इन सेक्टर्स में तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी और आरबीआई की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, तब ही जाके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये थी हमारी तीन कैटेगरीज। तो अगर मैं बात करूं अब जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं
वहां पर कितनी कितनी एफडीआई अलाउड करी गई है, और इस टॉपिक से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने भी जैसे अपना एग्जाम दिया था तो इस टॉपिक से पूछा गया था क्वेश्चन कि इस सेक्टर में कितनी एफडीआई अलाउड है और इस सेक्टर में कितनी है। तो अगर मैं बात करूं जैसे हमारी आती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसमें आपको 100% क्या कर दी गई है, आपको परमिशन दे दी गई है कि आप क्या कर सकते हो, एफडीआई कर सकते हो। मतलब बाहर से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर या कोई फॉरेन कंपनी आके क्या कर सकती है, 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है इन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं फूड प्रोडक्ट एंड रिटेल ट्रेडिंग, उसमें क्या करा गया है, उसमें भी आपको 100% की परमिशन या फिर अलाउ कर दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं सिंगल ब्रांड रिटेलिंग में क्या है, 100% है। ये दो चीजें आती हैं, जैसे हम एक आता है मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, एक आता है सिंगल ब्रांड रिटेलिंग। तो इनमें डिफरेंस ये है कि जो सिंगल ब्रांड रिटेलिंग है उसमें तो 100% तक एफडीआई को अलाउ कर रखा है, जबकि मल्टी ब्रांड जो रिटेल ट्रेडिंग है उसमें 51% तक क्या है, एफडीआई अलाउ कर रखा है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको एंटी क्या कर सकती है, इसमें कंफ्यूज कर सकती है कि उसमें 51% हो, क्या आपका दोनों में ही 100% हो, लेकिन क्या है मल्टी में 51 है और जबकि सिंगल में क्या है 100% है। तो नेक्स्ट मैं बात करूं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में जैसे ग्रीन फील्ड है या फिर ब्राउन फील्ड है। ग्रीन फील्ड अभी समझा कि आप ओनरशिप को एक्वायर कर रहे हो या फिर कंट्रोल को, दोनों को एक्वायर कर रहे हो, मतलब आप न्यू बिजनेस को सेटअप कर रहे हो। जबकि ब्राउन फील्ड में क्या है, आप नया बिजनेस सेटअप नहीं करते, आप ऑलरेडी जो वहां पे सेटअप है उनकी हेल्प लेकर आप मर्ज हो जाते हो, एक्विजिशन कर लेते हो या फिर कुछ फैसिलिटीज लीज पर ले लेते हो। तो क्या आता है इसमें, क्या है इसमें भी हमारे पास 100% की एफडीआई अलाउ कर दी गई है। नेक्स्ट मैं बात करूं इंश्योरेंस के सेक्टर की, उसमें 49% तक ही अब तक क्या है अलाउ करा गया है एफडीआई की अमाउंट को। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं पेंशन, पेंशन में क्या है 49% ही अलाउ करा गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट अगर देखें हम बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब इसका यहाँ पे ये है कि अगर पब्लिक सेक्टर के आप बैंक्स में क्या करते हो, एफडीआई करते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको क्या है ओनली 20% तक ही आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब अभी भी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, उनको इतनी ज्यादा परमिशन नहीं दी कि हमारे बैंक्स को इतना ज्यादा वो कंट्रोल कर सके। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं प्राइवेट जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसमें ये है 49%। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारी कंट्री का काम करती हैं। अगर हमने 100% अलाउ कर दिया तो हमारी जो इंडिया है उसकी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा ये खतरा हो सकता है। इस वजह से इसमें क्या है अब तक 100% की अमाउंट अलाउ नहीं करी गई। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये 100% अलाउ कर दी गई है। तो ये थे हमारे सेक्टर्स की किन किन सेक्टर्स में कितनी कितनी एफडीआई अलाउड करी गई है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है अगर आप प्रीवियस 2-3 एनालिसिस पेपर्स का करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हमारे जो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड है, मतलब वहां पे प्रतिबंधित है, कोई भी फॉरेन कंपनी या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन सेक्टर्स में आके क्या है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो कौन कौन से सेक्टर हैं? पहले तो है हमारा एटॉमिक एनर्जी, मतलब एटम्स बन रहे हैं या फिर जो भी डिफेंस से रिलेटेड हमारे सेक्टर्स हैं। एटॉमिक एनर्जी में अभी भी किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को ना फॉरेन कंपनी को इतनी इजाजत है कि वो क्या कर सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सके। 1% भी वो नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है। तो नेक्स्ट मैं बात करूं गैम्बलिंग है या बैटिंग बिजनेस है, जैसे गैम्बलिंग के बिजनेस चल रहे हैं हमारे, बैटिंग के बिजनेस चल रहे हैं, तो उनमें भी क्या है कोई भी फॉरेन कंपनी या कोई फॉरेन इन्वेस्टर क्या नहीं कर सकता, एफडीआई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट मैं बात करूं चिट फंड कंपनी है हमारी कुछ, और इनमें क्या है चिट फंड कंपनी होती है, एक निधि कंपनी होती है। पेपर में आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि इन कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है, और इनमें क्या है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको तो स्टेट गवर्नमेंट करती है और उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती है। तो अगर मैं बताऊं आपको चिट फंड कंपनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि इनको रेगुलेट कौन करता है। चिट फंड जो कंपनी है उनको क्या है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है। अगर मैं बात करूं जैसे हमारी निधि कंपनी है उसको कौन रेगुलेट करता है, एमसीए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, ये हमने देखा कि जो निधि कंपनी है, चिट फंड कंपनीज है, उनमें क्या है एफडीआई को प्रोहिबिट करा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं जो हमारे लॉटरी बिजनेस है, लॉटरी है जैसे हमारी इंडिया में चलती रहती है चीजें, तो बाहर का कोई भी इन्वेस्टर आके इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, चाहे वो ऑनलाइन लॉटरी का बिजनेस हो, चाहे वो प्राइवेट ऑनलाइन ये हो, या फिर वो गवर्नमेंट का बिजनेस हो सकता है लॉटरी से रिलेटेड, तो उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है हमारी। जैसे मैं अगर बात करूं सिगार्स है, सिगरेट्स है या फिर टोबैको इंडस्ट्री है,
तो इस इंडस्ट्रीज में भी अभी तक क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, जो एफडीआई है उसको अलाउ नहीं करा गया है। अगर मैं बात करूं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रेडिंग इन टीडीआर, टीडीआर से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि टीडीआर की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। तो टीडीआर की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट राइट्स। तो क्या है, इस सेक्टर में भी हमारे पास अभी तक क्या है, एफडीआई को आपको इजाजत नहीं दी गई है कि आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट आके यहाँ पर कर सको। तो ये था हमारा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं कि जहां पर अभी भी एफडीआई क्या है, प्रतिबंधित है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं नेक्स्ट बात करूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं जो क्या करती हैं, हमारी जो एफडीआई है उसको रेगुलेट करती हैं। तो मैं फर्स्ट बात करूं, जैसे इनकी आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, जैसे एफआईपीबी है। एफआईपीबी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे क्या है, पहले पूछी गई है, तो आपको ये याद रखनी है और इसको ध्यान से समझना है। तो मैं नेक्स्ट बात करूं डीजीएफटी, जो हमारी जो फॉरेन ट्रेड की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है कि इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है हमारी, वो डीजीएफटी क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट में बात करूं डीपीआईटी, इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट में बात करूं, जैसे कौन कौन रेगुलेट करता है, हमारी जो एफडीआई है उसको आरबीआई कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेबी कर सकती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये क्या करते हैं, एफडीआई को रेगुलेट करते हैं, उसको ओवरसी करते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूं कि हमारे जो मोड्स, जैसे हमने देखा था मोड्स ऑफ एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि इससे हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे डिफरेंट आपसे क्या है, सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि लाइसेंसिंग क्या होता है। पहले अगर कोई पर्सन एंटर करना चाहता है फॉरेन मार्केट में तो लाइसेंसिंग को करेगा पहले, या फिर फ्रेंचाइजिंग करेगा, एक्सपोर्टिंग करेगा, या फिर अदर वो मेथड जो भी मोड्स हैं उनको फॉलो करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे 3 मोड आ जाते हैं। फर्स्ट आता है ट्रेड रिलेटेड मोड, सेकंड आता है ट्रांसफर रिलेटेड मोड, एंड देन आता है हमारा एफडीआई रिलेटेड मोड। अब देखो यहाँ पर एफडीआई रिलेटेड मोड आया है, इस वजह से मैंने क्या करा, आपको पहले ही एफडीआई के बारे में कंप्लीट नॉलेज, डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करवा दी है, ताकि आगे आपको ये कंफ्यूजन ना रहे एफडीआई क्या होता है, किस किस तरीके की होती है। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दी चीजें। तो इसमें क्या आता है ट्रेड रिलेटेड मोड, उसमें हम आगे इनके डिफरेंट मोड्स पढ़ेंगे। इनमें क्या है, जैसे ट्रेड रिलेटेड मोड है, आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो, मतलब इंपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हो, सेल और परचेज कर रहे हो। तो इसमें क्या है, आपका रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर अदर मोड्स के हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कम रिस्क होता है वो ट्रेड रिलेटेड मोड्स में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या है, कम ही लगी होती है, और हमारे जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो भी इसमें कम होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ट्रेड रिलेटेड मोड होते कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग आपको सबको मतलब पता होगा कि एक्सपोर्टिंग का मतलब जब क्या है, हम इंटरनेशनल मार्केट में या फिर फॉरेन मार्केट में क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं। हम जब क्या है इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं तो हम सेल या परचेज वर्ड यूज नहीं करते हैं, उनकी जगह हम क्या करते हैं, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट। तो क्या है, एक्सपोर्टिंग में जब क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल, तो वो होता है हमारा सबसे पहला एक्सपोर्टिंग। अब ये क्या है, प्राइमरी मोड है एंट्री का, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो शुरुआत में क्या है, एक्सपोर्टिंग से ही अपनी क्या करता है, जर्नी को शुरू करता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने की जो उसकी जर्नी है। क्यों? क्योंकि अगर क्या है, वो पहले ही जाके दूसरी कंट्रीज में नया बिजनेस सेटअप करेगा तो क्या है, उसको बहुत सारी वो आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे गवर्नमेंट जो भी उस कंट्री के लॉज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनको क्या करनी पड़ेगी, अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, जो उनके लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जबकि आप अगर एक्सपोर्ट करते हो डायरेक्ट तो क्या है, आपके लिए इजी है, क्योंकि आप क्या करते हो, अपने सामान को डायरेक्ट क्या कर रहे हो, उस कंट्री में सेल कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, एक तो डायरेक्ट होता है एक्सपोर्टिंग, और जबकि दूसरी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप क्या करते हो, डायरेक्टली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने माल को क्या करते हो, आप एक्सपोर्ट करते हो। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप इंटरमीडियरीज का क्या लेते हो, हेल्प लेते हो। इंटरमीडियरीज कैसे, जैसे कोई मिडल मैन है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स है, या कोई सेल्स पर्सन है, तो आप उनकी हेल्प से क्या करते हो, अपने माल को दूसरी कंट्रीज में सेल करते हो या फिर एक्सपोर्ट करते हो। तो ये था हमारा कि फर्स्ट था एक्सपोर्टिंग क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी मोड होता है एंटर करने का फॉरेन मार्केट में। नेक्स्ट मैं बात करूं कि टर्न की ऑपरेशंस,
ये आपके लिए नया वर्ड है कि टर्न की ऑपरेशंस क्या क्या होता है। तो इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो हमारी ऑपरेशंस है ना एक कंट्री की, वो क्या करते हैं, कंपनी की आउटसोर्स करा लेते हैं। आउटसोर्स का मतलब होता है कि हम थर्ड पार्टी को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं कि वो जो भी हमारी ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सारे की सारी वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, परफॉर्म हमारे लिए करेगी। जैसे क्या होता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा, हर एस्पेक्ट को क्या करेगा, हैंडल करेगा। कहाँ से लेके, अगर कंस्ट्रक्शन से लेके एम्प्लॉइज की जो भी ट्रेनिंग होगी, सारे के सारे जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, रूटीन होगा जो भी हमारा, वो सारे के सारा वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो इसमें क्या है, जो क्लाइंट है उसको क्या करना है, जस्ट अब देखो हमने क्या कर लिया, सारा का सारा हम काम क्या करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हैं। तो हमें क्या रेडीमेड चीजें ही मिलेगी। तो अब क्या करना है, हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट एक की मिलेगी और उसको हमें क्या करना है, टर्न करना है। इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया है, टर्न की ऑपरेशन। मतलब आपको ऑपरेशन तैयार करके दी जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जस्ट आपको क्या है, की को टर्न करना है। तो ये था हमारा टर्न की ऑपरेशन। ये भी आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हो। अब एग्जांपल क्या है कि कौन ये यूज करता है, कौन कौन कंपनीज है हमारी इस मेथड को ज्यादा यूज करती हैं। जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, केमिकल है, या फिर मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज है, वो इसका क्या करती है, ज्यादा यूज करती है इस मेथड का। नेक्स्ट मैं बात करूं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट करवाने के लिए अपनी कंपनी की आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैनेजमेंट क्या होती है, एक तरह का कोई प्रोडक्ट तो होता नहीं, वो क्या होती है, एक तरह की सर्विस होती है। तो इसमें क्या करते हो आप, एक तरह की सर्विस आउटसोर्सिंग है। मतलब आप क्या कर रहे हो, थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हो मैनेजमेंट हमारी जो भी कंपनी है उसकी करने के लिए। मैनेजमेंट में क्या है, आप लीडरशिप करवाना चाहते हो या फिर पूरा कंट्रोल करना चाहते हो ऑपरेशंस को, वो क्या कर देते हो, आप ट्रांसफर कर देते हो किससे, फर्म से दूसरी फर्म के पास। मतलब एक आपकी डोमेस्टिक मार्केट में है, डोमेस्टिक कंट्री में है, और एक आपकी फॉरेन कंट्री में है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप फॉरेन मार्केट में एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास की पिगी बैकिंग। ये भी वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा नया होगा, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको इजी लैंग्वेज में या फिर बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन आपसे एनटीए नहीं पूछती, वो थोड़े आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछती है। तो मैं नेक्स्ट बात करूंगी कि पिगी बैकिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये एक तो डोमेस्टिक मार्केट का प्रोड्यूसर होता है और एक फॉरेन मार्केट का प्रोड्यूसर होता है। अब जो डोमेस्टिक मार्केट वाला है उसको क्या करना है, फॉरेन मार्केट में जाके एंटर करना है, अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना है। अब वो क्या करे, एक तो वो जाके खुद बिजनेस सेटअप करे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी, उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। तो उसके बजाय वो क्या करता है, जो वहां पे फॉरेन कंपनी है जो ऑलरेडी वहां के रूल्स को, रेगुलेशंस को अच्छे से जानती है, उसकी हेल्प लेता है। मतलब जैसे अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो क्या करेगा, जो फॉरेन मार्केट में है प्रोड्यूसर, वो उसकी हेल्प करेगा उसको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाने में। जैसे इसमें क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है जो मार्केट करेगा क्या होता है, प्रोडक्ट की। जो डोमेस्टिक कंट्री है उसमें जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कौन करता है, जो फॉरेन में एस्टेब्लिश है, फॉरेन में सिचुएटेड है प्रोड्यूसर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैरियर या फिर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसे क्या है, वहां के जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसकी अच्छे से नॉलेज है, इस वजह से उसमें क्या है, वो एक्सपर्ट है, और वो उसे हम कैरियर भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मार्केट कराता है प्रोडक्ट को उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैरियर या फिर एक्सपर्ट। और जो प्रोड्यूसर जिसके प्रोडक्ट क्या कराए जा रहे हैं, मार्केट कराए जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम राइडर बोलते हैं या फिर इनएक्सपीरियंस बोलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि कोई व्हीकल चला रहा है, जो उसको वो करता है, कोई जो राइड करवाता है वो क्या होता है, एक तरह का कैरियर होता है, और जो राइड करता है वो राइडर। क्यों, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस है, और जबकि जो कैरियर होता है वो एक्सपीरियंस होता है। ये थे हमारे जो भी ट्रेड रिलेटेड मोड की किस किस तरीके के हमारे मोड्स होते हैं। ये जो भी कंपनी है अगर वो फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहती है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, हमारे पास आते हैं कुछ ट्रांसफर रिलेटेड मोड। अब ट्रांसफर वर्ड से आप क्या समझे, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहे हो। आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, आप लाइसेंस ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ मशीन्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये आता है हमारा ट्रांसफर रिलेटेड मोड। तो इसमें फर्स्ट आता है इंटरनेशनल लीजिंग। लीजिंग का मतलब होता है कि पट्टे पे देना, या फिर बोले तो इसको ठेके पे देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें मशीनरीज जो होती हैं, या तो पुरानी मशीनरीज हैं, कोई नई मशीनरी है, या फिर वो यूज्ड मशीनरीज है, तो क्या करती है कंपनी, क्या कर देती है, किसी एक फॉरेन जो मार्केट में कंपनी एस्टेब्लिश है उसको वो क्या कर देती है, लीज पर दे देती है, जिससे उसे भी क्या है, फायदा मिलता रहता है। टाइम टू टाइम पेमेंट, रॉयल्टी, फीस जिसे हम बोलते हैं, वो मिलती रहती है। तो इस तरीके से भी वो फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, वो होता है लाइसेंसिंग।
लाइसेंसिंग होता है और एक होता है फ्रेंचाइजिंग। बच्चे क्या करते हैं, कई बार इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि लाइसेंसिंग क्या होता है और फ्रेंचाइजिंग क्या होता है। लाइसेंसिंग जैसे इसके वर्ड से क्लियर है नाम से कि लाइसेंसिंग में क्या है कि कंपनी दूसरी कंपनी को या फिर मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस देती है। किस चीज का लाइसेंस? इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको यूज करने का लाइसेंस। जो आईपीआर होते हैं हमारे पास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे? पेटेंट हो सकते हैं, डिजाइन हो सकता है, कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है। तो ये सारे क्या है वो क्या कर देती है, दूसरी कंपनी को उसका राइट दे देती है कि वो हमारे जो भी ट्रेडमार्क है उसको यूज करे और आगे फॉरेन मार्केट में क्या करे, सेल करे आगे। अभी उसके लिए बेनिफिशियल क्यों है? जैसे मैं कंपनी हूँ, जैसे कोई लगा लो मैकडोनल्ड्स है, वो कंपनी इतनी मल्टीनेशनल कंपनी कैसे बन पाई? वो इस ही मॉडल को यूज करते हुए, जैसे उसने तो फ्रेंचाइजिंग को यूज करा था, जैसे और बड़ी बड़ी कंपनीज है, एडिडास है, नाइकी है, प्यूमा है, तो इन कंपनीज ने क्या किया, वो हर जाके कंट्री में नहीं अपने अपने बिजनेस सेटअप करे, उन्होंने जहां पर ऑलरेडी जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट्स करे और उनको क्या कर दिया, अपना जो लाइसेंस है यूज करने का, जो भी ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम या फिर जो भी प्रोसेस या पेटेंट वो यूज करते हैं उनको उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब जो ट्रांसफर करता है उसे हम बोलते हैं लाइसेंसर, और जबकि जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको बोलते हैं हम लाइसेंसी। अब कुछ ना कुछ लाइसेंसर फीस तो चार्ज करेगा कि उसने अपना ब्रांड नेम या फिर कोई भी अपने पेटेंट वगैरह दिए हैं, तो उस फीस को हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो ये है हमारी रॉयल्टी। और इसमें जो मेन डिफरेंस रहता है लाइसेंसिंग में फ्रेंचाइजिंग में, ये है कि जो लाइसेंसिंग है वो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट होती है, मतलब ये क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जबकि जो फ्रेंचाइजिंग है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आती है फ्रेंचाइजिंग। ये क्या है, इसमें कंप्लीट बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसमें तो हमने क्या किया, जस्ट हमने एक इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स थे उनको ट्रांसफर करा फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, जबकि इसमें क्या है, हमने क्या है, मैनेजमेंट है, जो भी हमारा कंप्लीट बिजनेस का स्ट्रक्चर है, जैसे क्या है मैकडोनल्ड्स कर रहा था, पिज्जा हट ने करा, उन्होंने क्या करा, जो फॉरेन कंट्री में जैसे जैसे उनका सेटअप है बिजनेस का, वैसा वैसा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में एज इट इज उन्होंने क्या करा, सेटअप करवाया। जो भी एम्बियंस है उनका, एनवायरमेंट था अंदर का, जो भी मेन्यू था, जो भी उनकी डिशेज वगैरह थी, तो उन्होंने एज इट इज बिल्कुल डुप्लीकेट ऑपरेशंस का क्या कर दिया, राइट उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो इसे क्या होता है, हमारा लॉन्ग टर्म होता है। तो आई होप कि आपको फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग में जो डिफरेंस है मेन वो क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारे ट्रांसफर रिलेटेड मोड जो थे हमारे बिजनेस में, इसमें इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं कि हमारे कुछ एफडीआई रिलेटेड मोड्स होते हैं, जैसे मैंने एफडीआई का मतलब आपको बताया था कि जब क्या है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके क्या है, कंट्रोल करने के पर्पस से और ओनरशिप एक्वायर करने के पर्पस से किसी कंपनी में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं। तो उसमें हमारी चार तरीके के क्या होते हैं, उसके मोड्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल मोड, कुछ हमारे वर्टिकल होते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं, और एक प्लेटफॉर्म एफडीआई होता है। तो पहले अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल एफडीआई, इसमें मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करा हुआ है ताकि आपको क्या कर सको, इस अच्छे से इसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर सको। तो इसमें क्या है, जो फॉरेन कंपेटिटर है वो क्या करता है, स्टेक बाय कर लेता है डोमेस्टिक कंपनी में, मतलब डोमेस्टिक कंपनी में उसको खरीद लेता है। किस वे में, वो जब वो जो कंपनी जिसको खरीदता है वो क्या होती है, सेम बिजनेस में होती है। जैसे कोई फॉरेन का कोई कंपनी थी, उसने क्या करा, जो हिसार में जिंदल इंडस्ट्री है जो क्या है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, अब वही जो हमारी फॉरेन कंपनी है वो भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अगर वो आके यहाँ पर एफडीआई कर रही है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया में आकर, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि उनका क्या था, सेम बिजनेस था, वो भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और हमारी जो जिंदल इंडस्ट्री है वो भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, जो ये वर्ड्स है ना, आपको ये पेपर में आते हैं ये वर्ड्स, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, आपसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से समझना है कि ये वर्ड्स क्या है, इनका क्या मतलब होता है। तो जब क्या है, कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है दूसरी कंपनी में फॉरेन मार्केट में, जो क्या है बिल्कुल अनरिलेटेड है, मतलब उसका उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा। कोई पाइप मैन्युफैक्चरिंग थी, उसने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करा। तो क्या है, इन दोनों जो कंपनीज है उनका बिजनेस बिल्कुल अनरिलेटेड है, उनका क्या है, बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है कोई भी बिजनेस करने में। तो क्या है, प्लेटफॉर्म एफडीआई। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें क्या होता है, प्लेटफॉर्म, जैसे वर्ड से क्लियर है कि इसमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा है ताकि आप दूसरी कंट्री में अपना क्या कर सको, माल को एक्सपोर्ट कर सको। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्ट करा जाता है मनी को टू बिल्ड अ बेस इन सेकंड कंट्री। आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, जैसे क्या है, इंडिया और पाकिस्तान है, उनके रिलेशंस क्या है, जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं अच्छे नहीं है, ना ही वहां से एफडीआई अलाउड करा गया है इंडिया में, ना ही इंडिया वाले वहां पर एफडीआई अलाउड करते हैं। तो क्या है, किसी अगर इंडियन है उसको क्या है, पाकिस्तान में माल बेचना है,
तो क्या करे, प्लेटफॉर्म एफडीआई का यूज कर सकता है। कैसे कि वो क्या करे, पहले यूएस में एक अपना क्या करते हैं, सेटअप कर दे प्लेटफॉर्म, तो उस कंट्री का, यूएस का वो यूज करते हुए क्या कर सकता है, थर्ड कंट्री पाकिस्तान में एक्सपोर्ट वो कर सकता है। तो ये है हमारा प्लेटफॉर्म एफडीआई। नेक्स्ट में बात करूं, आता है वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल क्या होता है, खड़ा। हॉरिजॉन्टल होता है बड़ी लाइन, और जो वर्टिकल होते है खड़ी। अब पड़ी है मतलब क्या है, सेम लेवल है उनका। जैसे हमने देखा था कि सेम जो बिजनेस कर रही है कंपनी, वो हॉरिजॉन्टल एफडीआई में आता है। जबकि वर्टिकल एफडीआई में क्या आता है, उनकी जो सप्लाई चेन है वो तो सेम होती है, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट क्या करती हैं, कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या है मतलब, ऊपर से नीचे वो सप्लाई चेन में एक में काम कर रही हैं, लेकिन उनका बिजनेस क्या अलग अलग चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये था हमारा वर्टिकल एफडीआई। आई होप कि आपको इसके अच्छे से जो मोड्स हैं चारों एफडीआई से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट में अगर बात करूं कि हमारी एफडीआई की फॉर्म क्या होती है, कितनी तरह की हमारी एफडीआई की फॉर्म हो सकती हैं, तो बात करो, फर्स्ट आता है जॉइंट वेंचर, देन स्ट्रेटेजिक अलायंस, एंड देन आता है हमारा होली ओन्ड सब्सिडरीज। तो इसमें क्या होता है, जॉइंट वेंचर, और इसमें क्या है, आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक अलायंस और जो जॉइंट वेंचर है उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम जॉइंट वेंचर की बात करें, क्या है कि पार्टनरशिप होती है दो या दो से ज्यादा कंपनीज के बीच में, कि इस चीज से रिलेटेड की वो कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं किसी कंट्री में, वो क्या है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, बन जाती है। इस वजह से दो या तीन कंपनी थी वो, तो उन दो या तीन कंपनी की अपनी जो एक लीगल एंटिटी थी वो खत्म हो जाती है। जैसे ए, बी और सी कंपनी थी, अब उन्होंने मिलकर क्या कर लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया, तो एक नई कंपनी बनेगी बी कंपनी, जिसे जिसे हम कहेंगे, मतलब क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। उनकी खुद की जो आइडेंटिटी थी, लीगल एंटिटी थी, वो खत्म हो जाएगी। तो जॉइंट वेंचर में मेन ये होता है। जबकि स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा कंपनी के बीच में एक कॉमन प्रोजेक्ट के लिए, कि मतलब कुछ ना कुछ एक कॉमन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिनमें उनका क्या था, इंटरेस्ट सेम था। जिसमें क्या वो क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। जो मेन डिफरेंस क्या है, उसमें तो एक हमारी लीगल एंटिटी बन जाती है, जबकि इसमें क्या होता है, हमारी कोई भी एक लीगल एंटिटी फॉर्म नहीं होती है। इसमें कोई हमारी क्या है, नई कंपनी नहीं बनती, उनकी जो अपनी आइडेंटिटी थी वो एज इट इज सेम रहती है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, हमारा आता है होली ओन्ड सब्सिडरीज। होली ओन्ड सब्सिडरीज होता है, एक होता है हमारा पार्टली ओन्ड सब्सिडरीज। पार्टली ओन्ड सब्सिडरीज का मतलब ये है कि जैसे कोई फॉरेन कंपनी है या कोई वैसे कंपनी है, तो उसने क्या करा, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना, मोर देन 50%, लेकिन लेस देन 100%, तो उसे हम बोलते हैं पार्टली ओन्ड सब्सिडरी। मतलब क्या है, कंप्लीट ओनरशिप उसने एक्वायर नहीं करी हुई उस सब्सिडरी की। जबकि होली ओन्ड मतलब कंप्लीटली 100 की 100% क्या है, वो उसकी सब्सिडरी बन चुकी है, ओनरशिप है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन का कंट्रोल है, वो सारा का सारा किसके पास आ चुका है, उस दूसरी कंपनी के पास आ चुका है। जो कंपनी क्या है, उसको कंट्रोल कर रही है, उसको हम पेरेंट कंपनी बोलते हैं, या फिर उसको होल्डिंग कंपनी बोला जाता है। जबकि उसकी जो जिसको कंट्रोल कर रही है उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। तो ये था हमारा फॉर्म ऑफ एफडीआई। सो थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक था, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। आपको ये क्या है, अच्छे से वीडियो को देखना है, और जो भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं बिल्कुल इजी वे में आपको बताए हैं, और आप क्या करें, अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि पेपर वाला आने वाला टॉपिक है। सो थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।